हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 21 के बारे में। और एक और बात इम्पॉर्टेंट कि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके देख सकते हो, जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो आने वाली वीडियोज़ है उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हो वो आपको मिल जाए। चैप्टर का नाम है दलितों की स्थिति। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं जो एससी है हमारे, ठीक है, इंडिया में शेड्यूल कास्ट, उनके बारे में यहाँ पे आप बात करने वाले हो। अनुसूचित जातियाँ जो हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी जो कंडीशंस थी स्वतंत्रता के बाद और उससे पहले क्या थी उसके बारे में जानेंगे। यानी कि बेस, जो हमारा बेस होगा वो होगा संविधान। संविधान बनने से पहले उनकी क्या कंडीशन थी, उसके बाद कैसा बदलाव आया, क्या सुधार आया, तो ये जो है आपको वही बताएगा। एससी के बारे में इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो एससी समुदाय होते हैं उसमें मुख्य रूप से चमार आते हैं और भंगी, ठीक है, दो जातियाँ जो हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें जनगणना के आधार पे, ये एक जनगणना की गई थी 1991 में, उसके बाद जनगणना शायद नहीं हुई है, जातिगत जनगणना की जिसको कहते हैं। तो उसके आधार पे इंडिया में जो एससीज़ हैं उनकी जो संख्या है उस समय के आधार पे वो 16% है। अभी आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा अगर कोई लेटेस्ट कोई होगी तो, ठीक है। और उसमें बताएगा कि 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में एससीज़ रहते हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 21% लोग यूपी में जो एससीज़ हैं वो रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में आपको 11%, 11.77% आपको मिलेगा। बंगाल में 11.21 और 9.21, और तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 7, ठीक है। ऐसे ही अखिल भारतीय तौर पे आपको ये देखने को मिलता है। बाकी और राज्य भी हैं जिसमें कि बहुत ही कम संख्या में 1%, 2%, 3% आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमने बात की थी मुख्य रूप से 4 या 5 जो राज्य हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये तो रहा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कैसे कैसे है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, अगर लेटेस्ट होगी जो भी वो आपको मिल जाएगी। मैंने लेटेस्ट जो अभी सर्च नहीं की थी, सॉरी फॉर दैट, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा। तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाला करो जब एग्ज़ाम लिख रहे हो, उसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छे नंबर, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। और उसे परंपरागत जाति क्रम परंपरा में दलितों की स्थिति क्या थी उसके बारे में बता रहे हैं। पारंपरिक यानी कि पुरानी, ठीक है, संविधान बनने से पहले की जो कंडीशन है उसको बताएगा ये। तो सबसे पहले कह रहा है कि सबसे नीचे का स्थान उनको मिला हुआ था वर्ण व्यवस्था में, आपको पता है जाति क्रम परंपरा जो है उसमें सबसे नीचे वाला स्थान उनको मिला हुआ था। और कुछ बंदिश थोपी गई उनके ऊपर, ठीक है, कि ये नहीं करना वो नहीं करना इस तरीके से। और मंदिरों में जाने का उनको कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। और गांव के बाहर छोर पर रहने का उनको अधिकार दिया गया था कि आप वहीं रह सकते हो, उसके अलावा आप अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। और कह रहा है कि जो दक्षिण राज्य है हमारे इंडिया में, वहाँ पे आपको ज़्यादा असमानता देखने को मिली, ठीक है, अनइक्वालिटी, छुआछूत बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आपको मिलती है। और अब बात करें आज़ादी की बात, तो उस समय क्या था कि संविधान बन गया, तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए अलग अलग प्रावधान दिए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकार उनको सौंपे गए। और आर्टिकल 17 उनके लिए है, अस्पृश्यता, छुआछूत को अवैध करार दिया गया। और जो रूढ़िवादी जाति क्रम परंपरा में दलितों की सबसे निम्न जाति का दर्जा दिया गया। और सवर्ण हिंदू ने उनका सामाजिक शोषण किया था, इसीलिए जो है इनको एक एक्स्ट्रा कंडीशन उनके लिए रखी गई हर एक तरीके से, ठीक है। आरक्षण सीट, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है, ठीक है, डॉक्टर साहब अम्बेडकर, इनको प्रणाम कीजिए। अगर आप महिला हैं तब भी, ठीक है, आप भारतवासी है, इंडिया में रहते हो तब भी, इंडिया के बाहर के लोग अगर उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। वो उस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो अभी जयंती थी कल 14 अप्रैल को, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं कल वीडियो बना नहीं पाया, ये वाली वीडियो कल आने वाली थी 14 अप्रैल को, लेकिन आ नहीं पाई, ठीक है, मैं बिज़ी था थोड़ा, और कल मैं छुट्टी पर भी था, है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय समाज जाति के आधार पर खंडों में बटा हुआ था। देखो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का, ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है।
अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका ये वाला, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, सामाजिक जो असमानताएं थी इसको ख़त्म करने के लिए, शुद्ध और अशुद्ध जो एक विचार थे लोगों के, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उसको ख़त्म करने के लिए कुछ आंदोलन किए गए। वो कौन कौन से आंदोलन थे उसके बारे में ये आपको बताएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले जी, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। इन्होंने सत्यशोधन आंदोलन किया, ठीक है, और छत्रपति शाहू महाराज ने क्या कहा, उनका जो आंदोलन था उसका नाम है गैर ब्राह्मणों का आंदोलन, ठीक है। और महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे इनका एक नाम है, ये भी एक व्यक्ति है, इन्होंने भी पद दलित वर्ग मिशन आंदोलन जो है शुरू किया था। और एक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन किए। इसके अलावा भी और भी आंदोलन है, लेकिन ये बड़े बड़े आंदोलनों के अंदर आते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दलितों में या दलितों ने सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ कई प्रकार के संघर्ष किए। वर्ण व्यवस्था को दो कारकों ने गहराई से प्रभावित किया, उन्हीं से सामाजिक उथल पुथल और दलितों में चेतना आई। सबसे पहला कारण था पश्चिम विचारों और चिंतन का स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रभाव। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो संविधान बन गया, ठीक है, तो उससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो उन लोगों ने ना हमको एक अधिकार दिए, समानता का अधिकार। उनके नज़र में सब इक्वल्स थे, है ना, सब समान थे। ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो, कि उन्होंने सभी कास्ट के लोग, चाहे वो ब्राह्मण जाति के हो या फिर वो दलित समुदाय से हो, सबको पढ़ने का अधिकार दिया। जो स्कूल्स उन्होंने बनवाए, अपने बच्चों के लिए बनवाए बेशक, लेकिन उसमें हमारे यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, उन सभी को बराबर का अधिकार दिया, बराबर को उन्होंने पढ़ाया सबको, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया। और जॉब्स की अगर बात करें तो सबको बराबर जॉब्स थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसके कारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था का पारंपरिक ताना बाना, जाति और अन्य संस्थाएं प्रभावित हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक शुरुआत होती है सोच, जब डेवलपमेंट होती है सोच की कि भाई स्वतंत्र है हम क्यों मतलब इनकी बातों में आए, इनकी रूढ़िवादी जो विचारधारा है इनको अपनाए, हम अपना अलग सिस्टम बनाएंगे। तो जब से जो दलित समुदाय है उसने अपना एक अलग अस्तित्व बनाने का देखा, ठीक है। और दूसरा कारण था ब्रिटिश शासन ने कानून के सामने सभी को समाज दर्जा दिया और आधुनिक प्रौद्योगिकी का सूत्रपात किया। तो वही मैंने आपको बताया जो कि एजुकेशन में, जॉब्स पे सबको समानता का अधिकार वहाँ पे दिया, और सबको वो इक्वली ट्रीट करते थे, चाहे वो बड़ी जाति का हो। देखो, अगर वो मार रहे हैं तो सबको मार रहे हैं, छोटी को भी और बड़ी वाली जाति जो व्यक्ति है, ब्राह्मण को भी, सबको मार रहे हैं। उनकी नज़र में सब एक समान है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि अगर ये निम्न जाति का है तो उसको मैं ज़्यादा मारूंगा, नहीं, उन्होंने सबके साथ इक्वल ट्रीट किया, क्योंकि वो एक ऐसे वातावरण से आए थे जहाँ पे सभी लोग इक्वल्स थे। वहाँ पे भी जहाँ से वो आए थे यूके से, तो वहाँ पे भी सभी समान थे एक दूसरे की नज़र में, कोई जाति भेदभाव नहीं, कलर के आधार पे, किसी के आधार पे भी नहीं, ठीक है, सब समान था। इसलिए वो विकसित थे और हम लोग गरीब थे। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में, तो भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के खंड 4 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जिसका अनुच्छेद 15 के जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलता है कि नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और दुकानों, रेस्ताओं, होटल, सार्वजनिक जो भी स्थान है वहाँ पे प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा किसी को भी। प्रवेश होगा सबका होगा, नहीं तो किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 15 के चौथे भाग में राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य है उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य के जो लोग हैं उनको एक अलग ट्रीट्स दे सकते हैं, जो यानी कि जो ऐसे समुदाय के लोग हैं, ओबीसी है, एसटी है, उन सभी को, ठीक है, महिलाएं हैं, या ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं, आजकल अभी नया आरक्षण दिया गया है इन लोगों को, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग काम कर सकता है राज्य, इसको अधिकार है, राज्य सूची के अंदर मिला हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो SC ST के छात्रों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में दाखिल पाने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है।
और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी इनको। संवैधानिक प्रावधानों ने विभिन्न और अनेक संविधान के आधार पर अगर देखें तो हर क्षेत्र में उन्नत करने में बड़ी सहायता इसने की। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज के लोकतंत्र में भी भारी परिवर्तन आया। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में, यानी कि आर्टिकल 15 के 4th और 1 वाले पार्ट में दिया गया है इनके लिए, ठीक है, अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। और सामाजिक गतिशीलता पर आरक्षण का प्रभाव क्या हुआ, तो ये रोज़गार वगैरह में सबको समानता का अधिकार देना, तो इससे जो है इनकी स्थिति अच्छी हुई, इसके बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। और ये चैप्टर इतना ही था, आपको बस यही समझना था कि पहले क्या था और अब क्या है। जो सवाल बनेगा इसी के ऊपर बनेगा, और संविधान में क्या क्या प्रावधान इनके लिए किए गए हैं एससी समुदायों के लिए, उसके बारे में यहाँ से पूछेगा डायरेक्टली। तो आप बता सकते हो आप, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, कुछ समझने को आया हो, मतलब कि सहायता मिली हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।